Hello guys, welcome to my channel A. Medical Knowledge. Here we are going to discuss about the second topic, which is absorption of drug. जैसे कि we already have discussed these topics, roots we have already covered, and we are doing the pharmacokinetics chapter 1, principle of drug therapy from the pharmacology Lippincott. द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग कि किस तरह ड्रग जो है वो हमारे पास एब्जॉर्ब हो रही है। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ना मैं आपके साथ नोट्स शेयर करती हूँ। एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग का मतलब क्या है कि ड्रग का ट्रांसफ़र होना आपके साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड स्ट्रीम में, अब्जॉर्ब होना कोई चीज़ का कि वो ब्लड जो ड्रग हमने ली है वो ब्लड में कितनी जा रही है, ब्लड स्ट्रीम में कितनी जा रही है, उसे हम कहेंगे कि वो अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग होगी। अब ये डिपेंड किन फैक्टर्स पे करता है? ये डिपेंड कर रहा होता है हमारी इन्वायरमेंट पे, हमारी केमिकल करेक्टर पे, हमारी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे। ठीक है, इन्वायरमेंट किस तरह की है, हमारे केमिकल करेक्टर किस तरह के, और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आइदर वी आर टेकिंग ऑरली, आइदर वी आर टेकिंग आईवी या IM ले रहे हैं, डिफरेंट रूट से हम ले रहे हैं। ठीक होगा, इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग आ गया। जैसे कि आपकी बुक में भी ये लिखा है कि अब्जॉर्प्शन ऑफ इज़ द ट्रांसफर ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू ब्लड स्ट्रीम। द रेट ऑफ डिपेंड अपॉन इन्वायरमेंट पर डिपेंड कर रहा है, केमिकल करेक्टरिस्टिक और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसको कंट्रोल करे तो कुछ मैकेनिज्म के अंदर भी 4 बातें और आ जाती हैं। मैकेनिज्म ऑफ ड्रग अब्जॉर्प्शन, तो पैसिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेट डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। जो हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग आते हैं फ्रॉम GIT ट्रैक, उसमें पैसिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेट, एक्टिव, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। सबसे पहले हम नोट्स में पैसिव डिफ्यूजन देखते हैं। पैसिव डिफ्यूजन क्या होता है कि ड्रग का मूव करना हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक। कहीं पे भी हायर डिफ्यूजन का मतलब, पहले डिफ्यूजन से शुरू करते हैं। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, जो कि हम बेसिक क्लासेस में पढ़ते आए हैं कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे मूव करना, उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। और पैसिव में क्या है कि एनर्जी नहीं रिक्वायर्ड, ठीक है, पैसिव हो रहा है खुद। तो ड्रग मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब लिपिड सॉल्युबल ड्रग होती है वो तो इजीली मेम्ब्रेन के क्रॉस मूव कर जाती है, ठीक है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के, ठीक है, क्योंकि वो लिपिड सॉल्युबल है। लेकिन जो हमारे पास दूसरी होती है वाटर सॉल्युबल है, उनके लिए पोर्स होते हैं, वो मूव कर रही होती है ये पोर से। देखिए लिपिड सॉल्युबल है, इजीली मूव करती है, दूसरे पोर से मूव कर रही है। मैं आपको एक और डायग्राम भी दिखाती हूँ जो बुक में बनी हुई है। देन उसके बाद अगर हम फैसिलिटेट डिफ्यूजन की बात करें, फैसिलिटेट डिफ्यूजन के कैरियर प्रोटीन के ज़रिए वो मूव कर रही है। यहाँ पे भी उसने हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव करना है, ठीक है, मतलब यहाँ पे ड्रग की तादाद ज़्यादा होगी, ठीक है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे एनर्जी उससे रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक होगा, ये देखिए पैसिव डिफ्यूजन में वो मूव करिए, वाटर सॉल्युबल जो है वो हमारे पास एक्वस पोर है उससे मूव करे, जबकि लिपिड सॉल्युबल जो है, क्योंकि हमारे पास हमारी मेम्ब्रेन लिपिड बाइपोलर है, ठीक है, ये हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, ये इंटरनल है, ये मेम्ब्रेन है, ये साइटोप्लाज्म है। फैसिलिटेट में वो पोर्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रही है। ठीक होगा, देन उसके बाद आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या है कि लोअर से हायर मूव करी होती है, सेचुरेबल है और ATP रिक्वायर होता है। ये कोई ड्रग है, ठीक है, उसने जो है वो हायर लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करना है और उसको रिक्वायर है ATP एज अ एनर्जी करेंसी। ये देखिए, आप देखिए यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे लोअर से वो हायर की तरफ मूव करिए, ATP रिक्वायर। ATP जब टूटेगा तो ADP बनेगा, ADP के बाद फास्फेट बनेगा, वो फास्फेट जो होगा इसको ड्राइव करेगा एनर्जी के तौर पे। देन इसके बाद जो हमारे पास आती है वो हमारे पास आती है एंडो और एक्सोसाइटोसिस आती है। एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस में, एंडोसाइटोसिस जो लार्ज साइज़ के हमारे ड्रग होते हैं ना, जो वो इनग्लव कर देती ड्रग, जो सेल मेम्ब्रेन है हमारी वो ड्रग को इनग्लव करके एक वेसिकल सी बना देती है और ये वेसिकल को रिलीज़ करती है, इसे एंडोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, अब रिवर्स जो होता है एक्सोसाइटोसिस का होता है कि वो वेसिकल के फॉर्म में रिलीज़ करा है बॉडी में, और विटामिन B12 इसमें आती है। अब ये देखिए एक्टिव हो गया, एंडो में उसने लार्ज ड्रग ने वेसिकल बनाया और पिंच ऑफ कर दिया, इसे हमने कह दिया एंडो, और एक्सो में इसका रिवर्स हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि फैक्टर कौन से इफेक्ट कर रहे हैं जो हमारी एब्जॉर्प्शन पे। सबसे पहला फैक्टर आता है pH हमारा, देन उसके बाद ब्लड फ्लो, फिर टोटल सरफेस एरिया, कॉन्टैक्ट टाइम और एक्सप्रेशन ऑफ पी ग्लाइकोप्रोटीन। अब जो होती है हमारे पास 4
अब जो हमारे पास लार्ज पार्टिकल होते हैं वो क्रॉस नहीं कर रहे होते सेल मेम्ब्रेन से, ठीक है। अब कोई भी चार्ज पार्टिकल है वो सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस नहीं करेगा। न्यूट्रल पार्टिकल कैन, इफ़ द पार्टिकल क्रॉस द चार्ज इट मस्ट बी न्यूट्रल और अनचार्ज। और ड्रग आपको पता है वीक एसिड और वीक बेस होती है, तो इसको किस तरह करना है टैकल, ये देखें इस डायग्राम में। अब ये जो थोड़ा कॉन्सेप्ट समझने वाला, देखिए HA है, HA जो है वो सेल मेम्ब्रेन से कर जाएगा ट्रांसफ़र क्योंकि ये न्यूट्रल है, ठीक है। और जो हमारे पास बेस है B खाली, वो भी कर जाएगी ट्रांसफ़र। जो BH है ये चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, पॉजिटिव इसके ऊपर आ रहा है, तो ये ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन आ गई। अब इसने क्या करना है कि ये HA ने जो है वो ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है, H और A में, ताकि वो जो है ये H और A, देखिए हमने एसिड को ट्रांसफ़र करना है, इसने प्रोटॉन लिया सेल मेम्ब्रेन से, ठीक है, और HA बन गया। बेसिक सी बात कि हमने एसिड को इधर भेजना है, लेकिन इसने प्रोटॉन लिया और ये न्यूट्रल बन के सेल मेम्ब्रेन के इस तरफ चला गया। अब जा सकता है क्योंकि न्यूट्रल है, नेगेटिव चार्ज सेल मेम्ब्रेन कहेगी नो यू आर नॉट अलाउड टू मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन, तो उसने हाइड्रोजन आयन लिया ताकि वो न्यूट्रल बन जाए और मेम्ब्रेन से ट्रांसफ़र हो जाए। फिर यहाँ पे जाके वो जो होगा, जैसे सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, ब्रेक डाउन प्रोटॉन वापस कर देगा और नेगेटिव चार्ज मूव कर लेगा। तो ये वीक एसिड ने कर लिया। इसी के साथ बेस क्या करती है, बेस भी इसी तरह कुछ करती है कि बेस जो होती है वो BH के साथ B पॉजिटिव बना देती है और फिर मेम्ब्रेन के क्रॉस मूव करती है और फिर H और B को सेपरेट कर देती है। अब pH जो होती है हमारे पास, आपको पता है <7 होगा तो एसिड होगा, और pKa लेस देन होगी हमारे पास, pKa अगर <7 है या pKa लो है जिसे हम कह देते हैं, तो ड्रग जो है वो एसिडिक है। लेकिन अगर pKa ज़्यादा है तो वो क्या बेसिक है, ठीक होगा। बस यही कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया है कि नेगेटिव चार्ज मूव नहीं कर सकता, इसलिए न्यूट्रल होना पड़ेगा चार्ज को ताकि वो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव कर सके। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका। देन उसके बाद हमारे पास आता है ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो मैक्सिमम होता है जहाँ पे अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, जैसे ब्लड फ्लो ज़्यादा गुजर रहा है वहाँ पे अब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा हो रही होगी। देखिए ब्लड फ्लो जो होता है इंटेस्टाइन में रीच कर रहा था, स्टमक में, स्टमक से ज़्यादा किस में होगी, इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में होगी। और इंटेस्टाइन में आपको पता है इलियम वगैरह होते हैं, या और विलाए आपने पढ़ा होगा, वो सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करे तो वहाँ पर अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। टोटल सरफेस एरिया का मतलब जितना ज़्यादा एरिया अब्जॉर्प्शन का अवेलेबल होगा उतनी ज़्यादा वहाँ पर अब्जॉर्प्शन हो रही होगी। सरफेस एरिया पे भी डिपेंड है, जैसे इलियम होगा। फिर उसके बाद आता है कॉन्टैक्ट टाइम। कॉन्टैक्ट टाइम क्या आ रहा है हमारे पास, ड्रग जो मूव करी है GIT से, वो जो होता है, अब देखें यहाँ पे कॉन्टैक्ट टाइम कर रहा है कि ड्रग का टाइम ही हमारे पास कम आ रहा है कि वो उस जगह पे स्टे करे स्टमक के अंदर। फॉर एग्जांपल डायरिया की मिसाल लेते हैं। डायरिया मोडियम मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन हम चाहते हैं वाटर की, और डायरिया में आपको पता है लूज़ मोशन होते हैं, वॉमिटिंग हो रही होती है, वाटर रिटेन बॉडी में नहीं रह रहा होता है, ठीक है। और हमने क्या, हमारा कोशिश क्या होती है कि हम प्रिवेंट करें डिहाइड्रेशन को, मतलब वाटर की कमी ना हो। तो जो होता है वहाँ पे क्या, किसकी वजह से होता है, फ्लैजेला होता है, ठीक है। और हमेशा अमीबॉइड मूवमेंट्स भी होती थी, अमीबा भी इन्वॉल्व होता है, तो अक्सर डॉक्टर्स जो होते हैं डायरिया में एंटीबायोटिक और एंटी अमीबॉइड दे रहे होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि आप मेडिसिन खा रहे हो, आपको डायरिया है, तो वो भी मेडिसिन आपके स्टमक में या आपकी बॉडी में स्टे नहीं करेगी, ब्लड स्ट्रीम में नहीं करेगी, वो बॉडी के वेस्ट मटेरियल के ज़रिए रिमूव हो जाएगी, क्योंकि कॉन्टैक्ट टाइम कम मिल रहा है। इसकी वजह से जो हम मेडिसिन देते हैं, क्योंकि हम फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो मेडिसिन को भी डिस्कस करते हैं, तो नोविडेट दे रहे होते हैं, सिप्राफ्लॉक्सासिन दे रहे होते हैं, नॉस्पा दे रहे होते हैं। नॉस्पा किस लिए होता है, ठीक है, ये भी हमने जनरेशन है, ज़्यादा जनरेशन किया कि नॉस्पा जो होता है ये मसल को रिलैक्स करने के लिए होता है। आपको पता है जब आपको वॉमिटिंग या पेट में, अक्सर औकात डायरिया में लोग पेशेंट कह रहे होते हैं हमारे पेट में मड़ोड़ फिर रहा है, वो क्या पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट ज़्यादा हो रही होती है, तो मसल्स को रिलैक्स करने के लिए हम नॉस्पा दे रहे होते हैं, ठीक होगा। ये हमारे पास कॉन्टैक्ट टाइम आ गया। देन हमारे पास आता है एक्सप्रेशन ऑफ पी ग्लाइकोप्रोटीन। ये क्या कर रहा होता है, पंप कर रहा होता है ड्रग आउट ऑफ अ सेल, जो ड्रग को आउट ऑफ द सेल मूव कर रहा है वो प्री ग्लाइकोप्रोटीन है। प्री ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है ये इन्वर्सली होता है ड्रग के अब्जॉर्प्शन से। अगर हम चाहते हैं कि ड्रग के अब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो तो प्री ग्लाइकोप्रोटीन कम होगा, प्री ड्रग के अब्जॉर्प्शन ना हो तो ये इसको हम पी ग्लाइकोप्रोटीन को कहेंगे कि भाई ड्रग को सेल से बाहर मूव करवाए। ये जेनेटिकली भी होता है और कुछ डिजीज़ में भी हो रहा होता है, ठीक है।
यही है इसमें कि वो ड्रग को आउट ऑफ द सेल मूव करवा रहा है। देन मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आता है वो बायो अवेलेबिलिटी। तो सबसे पहले मैं आपके साथ नोट शेयर करती हूँ कि यहाँ पे क्या होता है कि रेट एक्सटेंड टू विच एडमिनिस्ट्रेटिव ड्रग रीचेज द सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। आपने जितने ड्रग आपकी बॉडी में आई, आपकी सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में आई, वो बायो अवेलेबिलिटी है। बायो का मतलब लिविंग, अवेलेबिलिटी प्रेजेंट, कि कितनी प्रेजेंट है ड्रग। फॉर एग्जांपल आप ड्रग ले रहे हो ऑरल रूट से, ठीक है, आपने कहा मेडिसिन खा लो पेशेंट को, उसने वो मेडिसिन का इंटेक किया और उसने जब खाई तो हमने ब्लड टेस्ट किया तो हमें पता लगा ये 70% ड्रग इसके ब्लड में है, तो 30% क्या हुई, वेस्ट मटीरियल के ज़रिए रिमूव हो गई। जबकि हमने आईवी की फॉर्म में दी तो वहाँ पे 100 की 100% रही। तो ये क्या होगी, बायो अवेलेबिलिटी। इसको कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए हमारे पास ये आता है ग्राफ, ठीक है। अब यहाँ पे AUC ऑरल आ रहा है, AUC हमारे पास क्या आ रहा है, IV आ रहा है। AUC क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व। देखें ये लेना होता है बायो अवेलेबिलिटी, IV में जितना आपने दिया और ओरल में, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिए, फॉर्मूले के ज़रिए आपने निकाल दिया, ठीक है। इसे हम कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। देन उसके बाद हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टर्म आते हैं बायो इक्विवेलेंस और थेरेप्यूटिक्स। बायो इक्विवेलेंस ड्रग की फॉर्मुलेशन, बायो इक्विवेलेंस दे शो कंपैटिबली बायो अवेलेबिलिटी, सिमिलर टाइम टू अचीव पीक ब्लड कॉन्सेंट्रेशन। दो ड्रग है आपने खाई इक्वलेंटली, दो बंदे, फॉर एग्जांपल आप ये ले लें कि हमारे पास दो इंसान है, एक 1 उसको नाम दे दिया, एक 2 दे दिया। हमने से कहा कि आप IV से भी दवाई खाए और ऑरल से भी, इसको भी कहा IV से भी खाए और ऑरल से भी, ठीक होगा। हमने उसे दी IV से, दोनों में 70% अब्जॉर्प्शन हुई। जब हमने ब्लड टेस्ट किया तो हमने कहा 70% अवेलेबल है। तो ये क्या, बायो इक्वलेंस। बायो इक्वलेंस इज बायो अवेलेबिलिटी, कि कितनी परसेंट हमारे पास ड्रग अवेलेबल है ब्लड में। देन इसके बाद आता है थेरेप्यूटिक इक्वलेंस। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी ड्रग दी, सेम इंग्रेडिएंट की इसको दी, सेम स्ट्रेंथ की दी, सेम रूट से दी और सिमिलर क्लिनिकल विद सेम क्लिनिकल जो है सेफ्टी प्रोफाइल, तो दोनों जो हुई वो इक्वल आ गई। इसे हम कहेंगे थेरेप्यूटिक, मतलब कि उसका एक्शन सेम आया। इक्वलेंस में आपने याद रखना है कि उसकी अवेलेबिलिटी सेम है, और इक्वलेंस देखिए बायो इक्वलेंस जहाँ पे अवेलेबिलिटी सेम हो, और थेरेप्यूटिक इक्वलेंस जहाँ पे एक्शन सेम हो, ठीक होगा। इसमें भी है कि पैरासीटामोल, एस्पिरिन खाइए, दो डिफरेंट फार्मूला के ड्रग है लेकिन अवेलेबल सेम हुई। थेरेप्यूटिक में सिप्राफ्लॉक्सिलिन, पेनिसिलिन दोनों सेम फार्मूले के ड्रग है, सेम रूट से दी और अवेलेबिलिटी भी सेम है, सिर्फ थेरेप्यूटिक इक्वलेंस कह दिया। थैंक यू सो मच।